नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरएसएस की बीजेपी को सलाह, मोदी की गारंटी या उनके चेहरे पर ना लड़े महाराष्ट्र में चुनाव। दूसरी खबर में जिक्र होगा, ना तो कश्मीरियत का सम्मान करती है, ना ही जमहूरियत को बरकरार रखती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर बीजेपी की नीति, खड़गे ने किया पर्दाफाश। खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी ने दिल्ली में कोलियों से की मुलाकात, यूपीए सरकार की तरह ग्रुप डी का दर्जा देने की उठी मांग। खबर में आगे जिक्र होगा, हरियाणा में कांग्रेस के समर्थन में उतरा भारत जोड़ो यात्रा अभियान, योगेंद्र यादव बोले बीजेपी को हराना आवश्यक है। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि ममता सरकार ने उठाया सख्त कदम, पश्चिम बंगाल को विभाजित करने के खिलाफ बिल पारित। तो दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के महागठबंधन का समर्थन करते हैं तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी आ रही है, जहां पर आरएसएस ने बीजेपी को दे दी है सलाह कि मोदी की गारंटी या उनके चेहरे पर ना लड़ें चुनाव। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहने को इतना जरूरी समझता है कि उसने खुद अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की कमान संभाल ली है। वैसे इस आशय की अटकलें हवा में तैर रही थी, लेकिन अब इसकी तब पुष्टि हो गई जब मुंबई और पुणे में हाल ही में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठकों में संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए। इन बैठकों से पहले बीजेपी नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नागपुर स्थित मुख्यालय में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ गुपचुप बैठक हुई थी। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि संघ महसूस करता है कि महाराष्ट्र में पार्टी के लिए सत्ता में आना कितना जरूरी है। चूंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, राज्य की सत्ता बड़ी अहमियत रखती है। और हाल के लोकसभा चुनाव में हालांकि बीजेपी 48 में से केवल 9 सीट जीत सकी, लेकिन इन सीटों के आधार पर अगर बात करें तो बीजेपी नीत महायुति गठबंधन ने 130 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई और महाविकास अघाड़ी या इंडिया ब्लॉक 288 में से 150 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रहा। वो कहते हैं कि सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है और इस लिहाज से पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। इसीलिए बीजेपी और संघ इस अंतर को पाटने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वैसे चुनाव अभियान को लेकर अब तक भगवा खेमे में कोई सहमति नहीं बन पाई है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक संघ का मानना है कि हालात बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं है और ऐसी जानकारी मिल रही है कि संघ ने बीजेपी को सुझाव दिया है कि मोदी की गारंटी या फिर उन्हें चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ें, क्योंकि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में यह रणनीति खोटा सिक्का साबित हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। संघ ने कहा है कि महाराष्ट्र के चुनाव में मोदी की गारंटी है, उनके चेहरे पर चुनाव ना लड़े। तो क्या ये इशारों में आरएसएस का ये संकेत है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो बीजेपी की हालत हुई है उत्तर प्रदेश में या फिर बाकी राज्यों में या फिर महाराष्ट्र में, तो वो कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी और मोदी के चेहरे के कारण हुई है? आपको यह कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ना तो कश्मीरियत का सम्मान करती है, ना ही जमहूरियत को बरकरार रखती है जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर बीजेपी की नीति, खड़गे ने दिया ये बड़ा बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर बीजेपी की नीति ना तो कश्मीरियत का सम्मान करती है और ना ही जमहूरियत को बरकरार रखती है। उन्होंने कहा कि घाटी में युवाओं की नौकरी का दर कम है और इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद की कथित बढ़ती घटनाओं को लेकर भी कहा है। एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने दावा किया था कि इस कदम से जम्मू कश्मीर को पूर्ण से एकीकृत करने, क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आतंकवाद और अलगाववाद को रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि हकीकत बिल्कुल अलग है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 2019 से अब तक 638 घातक आतंकी हमले हुए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 258 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं और 170 नागरिकों की जान गई है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के तीसरे बार शपथ लेने के बाद से जम्मू क्षेत्र में 25 आतंकी हमले हुए हैं, जिनमें 15 जवान शहीद हुए हैं और 27 घायल हुए हैं। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याएं आम बात हो गई है। जम्मू और कश्मीर में सरकारी विभागों के 65% पद 2019 से खाली पड़े हैं। जम्मू और कश्मीर में बेरोजगार दर 10% है, जिसमें युवा बेरोजगारी दर 18.3% है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी ने दिल्ली में कुलियों से की मुलाकात, यूपीए सरकार की
की तरह ग्रुप डी का दर्जा देने की उठा दी मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कोलियों से मुलाकात की और उनके साथ उनकी बहन और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद रही। उन्होंने वहां पहुंचकर कोलियों से उनकी समस्याओं के बारे में बात की। इस बीच एक कुली मोहम्मद करीम अकरानी कहते हैं कि मैंने राहुल गांधी को बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों से कुली यहाँ एकत्रित हुए हैं। 2008 में लालू प्रसाद यादव तत्कालीन रेल मंत्री ने हमें ग्रुप डी का दर्जा दिया था, जिसके कारण हम अपना घर चला रहे थे। अकरानी ने आगे कहा कि पीएम मोदी सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली निजी बैटरी कारों के कारण हमारे पास कोई काम नहीं है। स्टेशनों पर उनके लिए काम समाप्त हो चुका है। उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि हमें 2008 की तरह ग्रुप डी का दर्जा चाहिए। हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी हमारा मुद्दा उठाएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी इससे पहले सुल्तानपुर में मोची से भी मिलने पहुंचे थे। वो लगातार देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न वर्ग के कामगारों से मिलते रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हरियाणा में कांग्रेस के समर्थन में उतरा भारत जोड़ो यात्रा अभियान। योगेंद्र यादव बोले बीजेपी को हराना आवश्यक। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। भारत जोड़ो अभियान के ऑल इंडिया कन्वीनर और मुख्य वक्ता योगेंद्र यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भारत जोड़ो अभियान कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेगा और ये निर्णय शनिवार को रोहतक के प्रभात भवन में हुई राज्य स्तरीय बैठक में लिया गया। बैठक में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा मजदूरी व सामाजिक न्याय आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि हरियाणा में बीजेपी को हटाने के लिए प्रदेश में अभियान चलाया जाएगा। लोकसभा चुनाव के नतीजे के तार्किक विश्लेषण के आधार पर उन विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस किया जाएगा जहां बीजेपी थोड़े वोटों के अंतर से जीती थी। और बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में भारत जोड़ो अभियान के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव ने दावा किया कि हरियाणा की जनता बदलाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से बीजेपी की हार सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी का भी जनता से जुड़े हुए तमाम मुद्दों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करना होगा। और उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी के दोहरे चेहरे को देख चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा समय में हरियाणा में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और नशाखोरी चरम पर है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा के विकास के लिए कुछ नहीं किया। बीजेपी ने सिर्फ प्रदेश को बांटने का काम किया है। बीजेपी का काम जाति बनाम तमाम अन्य जातियों में प्रदेश को बांटना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता सरकार ने उठाया सख्त कदम, पश्चिम बंगाल को विभाजित करने के खिलाफ बिल कर दिया पारित। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने राज्य को विभाजित करने के खिलाफ सोमवार को एक प्रस्ताव पारित किया है। भारतीय जनता पार्टी पर पश्चिम बंगाल के विभाजन की मांग को हवा देने के आरोप लगते रहे हैं। हालांकि पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वो राज्य के विभाजन के विचार के खिलाफ है और उसने कहा है कि दरअसल वो पश्चिम बंगाल का, खासकर उत्तरी जिलों का विकास चाहती है। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हम सहकारी संघवाद में यकीन करते हैं और हम राज्य को विभाजित करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने प्रस्ताव में ये पंक्ति शामिल करने का प्रस्ताव रखा है कि हम संयुक्त पश्चिम बंगाल का समग्र विकास चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को घेरने के लिए उद्धव ठाकरे का दिल्ली दौरा। सोनिया गांधी और शरद पवार से मिलकर बनाने जा रहे हैं प्लान। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर जारी सरगर्मी के बीच वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे मंगलवार को दिल्ली पहुंचेंगे। वो अगले 3 दिनों तक दिल्ली में रहेंगे और बताया जा रहा है कि वो महाविकास अघाड़ी के नेताओं से भी दिल्ली दौरे के दौरान बातचीत कर सकते हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने अगले 3 दिनों में उद्धव ठाकरे का शेड्यूल क्या रहेगा इसकी जानकारी देते हुए कहा कि पार्टी प्रमुख के साथ आदित्य ठाकरे और रश्मि ठाकरे भी दिल्ली आ रही हैं। इस दौरे के दौरान उनकी कई नेताओं से मुलाकात होगी। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और वो तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। उनकी एनसीपी शरद चंद्र गुट के नेता शरद पवार से भी मुलाकात करने की योजना है। इन लोगों से मुलाकात से पहले उद्धव ठाकरे मंगलवार को रमेश चन्नीथल्ला से मुलाकात करेंगे और उनके दौरे के दौरान कई स्तरों पर सियासी चर्चाएं और बैठकें होंगी। लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुलकर आलोचना करने वाले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने विधानसभा में शिवसेना शिंदे गुट को ज्यादा महत्व न देकर बीजेपी के शीर्ष नेताओं को निशाने पर लेने की योजना तैयार की है और इसी रणनीति के तहत सोमवार को आदित्य ठाकरे ने बीजेपी नीति सरकार द्वारा हाजी अली और अमर सन्स पार्क ब्रीच कैंडी के खुले स्थानों पर बड़े बड़े होर्डिंग लगाने की योजना का विरोध किया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव की तैयारियों में लगी कांग्रेस 1 बूथ 10 यूथ के फार्मूले पर करेगी काम। जम्मू कश्मीर के चुनाव से बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर
कश्मीर विधानसभा चुनावों की हलचल के बीच कांग्रेस कमेटी एक बूथ 10 यूथ फार्मूले को लागू करते हुए लोगों तक पार्टी की नीतियों को पहुंचाएगी। कांग्रेस का कहना है कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूती और सक्रिय करते हुए आगामी चुनाव में विजय का परचम लहराया जाएगा। कांग्रेस की जम्मू कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन एवं निगम के पूर्व चेयरमैन व JKPCC के सचिव द्वारका चौधरी की अध्यक्षता में कमेटी सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष विकास रसूल वानी से भेंट की है और भरोसा दिलाया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जमीनी स्तर पर कांग्रेस को मजबूत बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने एक बूथ 10 यूथ के फार्मूले को लागू करते हुए बूथ लेवल कमेटियों को सशक्त करने पर जोर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजीव गांधी की जयंती 20 अगस्त से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का बिगुल फूकेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्निथल्ला ने घोषणा की है कि कांग्रेस राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में 20 अगस्त को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करेगी। चेन्निथल्ला ने कहा कि राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को मुंबई में ही हुआ था और उनकी जयंती मुंबई में बड़े पैमाने पर मनाने की योजना है और इसमें शामिल होने के लिए महाविकास अघाड़ी के सहयोगी शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी आमंत्रित किया गया है। रविवार को मुंबई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई जिसमें प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान, बाला साहेब थोरात, नसीम खान सहित कई अन्य नेताओं ने भाग लिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संजय राउत का बड़ा बयान, बोले राजनीति के कच्चे नींबू हैं देवेंद्र फडणवीस। या दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति की हार के बाद से ही राजनीति गरमाई हुई है। राज्य में जल्द विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला। महाराष्ट्र में इस वक्त हलचल तेज है और राजनीतिक दलों के बीच तीखी बयानबाजी देखने को मिल रही है और इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा प्रहार किया है। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस राजनीति के कच्चे नींबू हैं और मैं देवेंद्र फडणवीस को गंभीरता से नहीं लेता। उन्हें जेल में एक अपराधी की मदद लेनी पड़ रही है जिससे पता चलता है कि फडणवीस कितने चक्र में फंसे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के मणिपुर वाले बयान पर भी हमला बोला। संजय राउत ने कहा कि उन्होंने राजनीति में नई शुरुआत की है, वो हर साल नए सिरे से राजनीति शुरू करते हैं। उनकी राजनीति मैच फिक्सिंग पर होती थी। इसके अलावा संजय राउत ने बताया कि शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे 3 दिनों के लिए दिल्ली दौरे पर रहेंगे। ठाकरे के साथ उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे भी रहेंगे और इस दौरे के दौरान वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। टीएमसी और आम आदमी पार्टी के नेता भी उनसे मिलने वाले हैं और इस दौरे के दौरान कई चर्चाएं और बैठकें होंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नीतीश ने दिया मोदी शाह को बड़ा झटका, बीजेपी के बागी नेता को जेडीयू में शामिल करवाया। जी हां दोस्तों, साल के अंत यानी दिसंबर में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है और इससे पहले सभी दलों ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। जेडीयू ने राज्य में अपनी सक्रियता बढ़ा दी है और इसी बीच झारखंड बीजेपी के दिग्गज नेता रहे और निर्दलीय विधायक सरयू राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। राय के जेडीयू में शामिल होने को बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बीजेपी चाहती है कि असेंबली इलेक्शन में उसकी सीधी लड़ाई इंडिया गठबंधन के साथ हो, लेकिन जेडीयू ने अब झारखंड चुनाव को लेकर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। जनता दल यूनाइटेड की झारखंड यूनिट के नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन नहीं करती है तो उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ लेगी। बता दें कि सरयू राय झारखंड बीजेपी के दिग्गज नेता रहे हैं और वो राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और राय ने 5 साल पहले बीजेपी छोड़ दी थी और इसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने तत्कालीन रघुबर दास के खिलाफ ताल ठोक दी थी और यहां पर सरयू राय ने चुनाव में रघुबर दास को हराकर राज्य की सियासत में सनसनी पैदा कर दी थी। इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई जिसका नाम भारतीय जनतंत्र मोर्चा रखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक सरकार को गिराने की हो रही कोशिश, कांग्रेस ने भाजपा जेडीएस पर लगाए हैं गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार और भाजपा के बीच घमासान मचा हुआ है और बता दें कि सिद्धारमैया, मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण और राज्य संचालित वाल्मीकि निगम घोटाले
मामले में विपक्ष के निशाने पर हैं। और इस बीच रविवार को केसी वेणुगोपाल ने कहा, राज्य में पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली जेडीएस कांग्रेस गठबंधन सरकार को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की साजिश के कारण गिराया गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि बिहार से आ रही है। तेजस्वी यादव ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर संभावित बिल को लेकर केंद्र सरकार पर बोला हमला और बीजेपी पर लगा दिए गंभीर आरोप। जी दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए विधेयक लाने की योजना पर तीखा हमला किया है। मीडिया में आई खबरों के अनुसार तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र सरकार जनहित के काम नहीं करती, उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम करके अपनी राजनीति करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने भाजपा को चुनौती देते हुए पूछा कि जो आरक्षण हमने बढ़ाया उसे वह 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाल रहे और बिहार के विशेष राज्य के दर्जे का वादा क्या हुआ। तेजस्वी यादव का यह बयान ऐसे समय में आया है जब वक्फ अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों को लेकर राजनीतिक गर्मी बढ़ती जा रही है और उनके इस बयान से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सजा माफी की याचिकाओं पर विचार करने में क्यों हो रही देरी, सुप्रीम कोर्ट की यूपी सरकार को फटकार। जी हां दोस्तों, सजा माफी वाली याचिकाओं में देरी करने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने सोमवार को एक दोषी की सजा में छूट की मांग को लेकर दायर याचिका की सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के वकील की ओर से समय मांगने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने जेल विभाग के प्रमुख सचिव को 19 अगस्त से पहले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। सोमवार को मामला सुनवाई के लिए आया तो राज्य सरकार के वकील ने फिर से समय मांगा तो अदालत ने कड़ी आपत्ति जताई। जस्टिस अभय एस ओका और अगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हम सिस्टम सही करना चाहते हैं। 4 महीने बीत चुके हैं, फिर से आप याचिका पर फैसला करने के लिए 2 महीने और मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि जहां तक यूपी राज्य पर विचार किया जाता है, हमने देखा है कि आरोपी व्यक्तियों की माफी याचिका पर विचार करने के लिए जो आदेश पारित किए हैं, किसी पर भी तय समय में विचार नहीं किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की तैयारी, प्रसारण सेवा विधेयक को लेकर केंद्र पर बरसी प्रियंका गांधी। जी दोस्तों, प्रियंका गांधी ने कहा कि आज एक तरफ सत्ता के जोर से पूरे मीडिया को सरकारी भूपू बना दिया गया है तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार ब्रॉडकास्ट बिल लाकर डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, OTT प्लेटफॉर्म और यहां तक कि निजी हैसियत में लिखने बोलने वालों की जुबान पर ताला लगाने की तैयारी कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी के विधायक का पुलिस पर गंभीर आरोप, कहा सीएम से झूठ बोलते हैं, बेच रहे हैं थाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश स्थित सिद्धार्थनगर जिले में सोहरतगढ़ विधानसभा से विधायक विनय वर्मा ने इस्तीफे की धमकी दे दी है और राज्य में भाजपा के सहयोगी दल अपना दल सोनेवाल के विधायक विनय वर्मा ने दावा किया है कि अधिकारी ना तो बात सुन रहे हैं और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सच बताते हैं। वर्मा ने कहा कि मैं विधायक हूं और जनता का सेवक हूं, जनता का नौकर हूं, जनता के क्षेत्र के लिए 24 घंटे अपने क्षेत्र में जाता हूं और अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं और यहां पर झूठ बोलते हैं और हम लोगों की छवि खराब करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर बीजेपी पर भड़के जेडीयू नेता बलियावी, पूछा क्या मठ मंदिर के लिए भी लाएंगे विधेयक। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के पूर्व सांसद गुलाम रसूल बलियावी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर हमला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। गुलाम रसूल ने कहा कि बहुत पहले से ही देश में वक्फ बोर्ड है और जो भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, काफ़ी ज़मीन का अतिक्रमण हो चुका है। केंद्र सरकार और या राज्य सरकार हो, सबसे पहले उन्हें अतिक्रमण मुक्त करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इस राज्य में बीजेपी को लगने जा रहा है बड़ा झटका। विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे ने उड़ा दी नींद। जी दोस्तों, विधानसभा चुनाव से पहले आए सर्वे ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। ये सर्वे महाराष्ट्र को लेकर है और सर्वे में राज्य में उद्धव के नेतृत्व वाली महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने की संभावना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, आरक्षण और प्रशासनिक विफलता पर उठा दिए सवाल। जी दोस्तों, लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस मौके पर बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम के बाद अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत की और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजूल शब्द के अर्थ को लेकर समझ पर सवाल उठाया और उन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं, उन्हें यह पता लगा कि नजूल उर्दू शब्द है, ये मुसलमानों से संबंधित होगा। अधिकारी उसे समझाते रहे कि नजूल का मतलब कुछ और है, लेकिन उन्होंने कहा कि नजूल मतलब ये जमीन मुसलमानों की है। सोचिए, वो उर्दू के शब्द
शब्द नजूल को लेकर पूरा प्रयागराज खाली करवा रहे थे। गोरखपुर में अपने और अपने सहयोगियों के स्वार्थ को लेकर वो शहर खाली करवा रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा बयान दे दिया है अखिलेश यादव ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लामबंद हो रहे हैं दलित और भारत बंद की कर दी है अपील। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाया अपने फैसले में SC ST आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्य को दे दिया है और देश की सर्वोच्च अदालत ने SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है और इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। डेथ चैम्बर बन गई है दिल्ली के कोचिंग सेंटर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को थमा दिया है नोटिस। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राव कोचिंग सेंटर हादसे की सुनवाई करते हुए केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस दिया है। कोर्ट ने कहा कि कोचिंग सेंटर डेथ चैम्बर बन गए हैं। दरअसल राजेंद्र नगर स्थित राव कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरने से 3 IAS अभ्यर्थियों की डूबने से मौत हो गई थी। इसके बाद डेथ चैम्बर बन गया है दिल्ली के कोचिंग सेंटर। ये बड़ा बयान दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीएम ने सिर्फ यादवों और मुसलमानों का नाम क्यों लिया? यूपी के सियासी भूचाल पर अखिलेश यादव ने योगी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, अखिलेश यादव ने लखनऊ के गोमती नगर में हुई घटना पर मुख्यमंत्री योगी द्वारा आरोपियों के नाम लेने पर कहा कि पुलिस ने लंबी सूची दी थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने केवल यादव और मुस्लिम का नाम क्यों लिया? जिस यादव का नाम लिया है सुनने में आ रहा है वो कैमरे में नहीं था। और कहा कि वक्फ एक्ट में संशोधन को लेकर कहा कि बीजेपी मुसलमान के धार्मिक अधिकार भी छीनना चाहती है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।